गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है जनाब आप सब लोग खैरियत से होंगे और मुहलिक वायरस से बचाव के लिए कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद भी जरूर कर रहे होंगे। मुहलिक वायरस की तीसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है और आपकी लापरवाही न सिर्फ आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है बल्कि उन लोगों के लिए भी जो एसओपीज पर अमल दरामद कर रहे हैं। खुदारा एहतियात कीजिए। रोज हम आपको यही कहते हैं कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए और समाजी फासले का ख्याल जरूर रखिए। कोरोना वायरस की बात की जाए जो बेलगाम होता जा रहा है। लाहौर में कोरोना केसेस में होशरुबा इजाफा देखने को मिल रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 23% से भी तजावुज कर चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी मुहलिक वायरस कई जानें निगल गया है जबकि 1478 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब भर की अगर बात की जाए तो 17 हलाकतें हुई हैं। मजमूई तादाद 6244 हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर इंतजामिया की जानिब से पाबंदियां मजीद सख्त की जा रही हैं। आउटडोर और इंडोर शादियों की तकरीबात पर 1 अप्रैल से पाबंदी आयद कर दी गई है जबकि पार्क्स और रेस्टोरेंट्स को भी बंद करने का फैसला किया गया है। शहर भर में जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है उसकी पॉलिसी भी इख्तियार की जाएगी। कोरोना वायरस क्यों बेलगाम होता जा रहा है, वायरस की तीसरी किस्म कितनी मुख्तलिफ और कितनी खतरनाक है हमारे लिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं को चेयरमैन है कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के डॉक्टर असद असलम। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर मुझे बताइएगा ये जो कोरोना की तीसरी लहर है और ये क़यामत ढा रही है, रोज ब रोज इसमें इजाफा होता जा रहा है, तो ये जो कल हुकूमत की जानिब से एसओपीज नाफिज किए गए हैं आप मुतमईन हैं उससे या मजीद और सख्त होने चाहिए थे? जी बिल्कुल, बड़ा टाइमली इन्होंने ये एसओपीज और रिस्ट्रिक्शन इन्होंने इम्प्लीमेंट करने के हुक्म दे दिया है तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको 2 हफ्ते के बाद जाके नजर आएगा। अच्छा जी, अब ये जो लॉकडाउन या ये जो शादी घर बंद कर दिए, पार्क वगैरह बंद कर दिए, शाम 6 बजे के बाद दुकानें बंद, वीकेंड पर बंद, इसका इम्पैक्ट जरूर नजर आएगा लेकिन 10 से 14 दिन के बाद। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोगों का जो रवैया है वो बदलेगा? देखें अब सख्ती भी हो रही है। अब मैं रात को भी आ रहा था तो मैंने देखा कि जगह जगह गाड़ी रुकवा के पुलिस वाले चेक कर रहे थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। तो अब सख्ती वाली स्टेज आ गई है। अब मेरा ख्याल है कि मुकदमा भी दर्ज होंगे, फाइन भी होगा, तो लोगों का रवैया चेंज हो जाएगा। तो सर हमें ये जो तीसरी लहर है इसके हवाले से कुछ बताइए कि अस्पतालों में क्या इंतजामात हैं, सहूलियात मौजूद हैं, बेड्स हैं इतने वाफिर मिकदार में? जी अल्लाह का शुक्र है कि देखें हेल्थ डिपार्टमेंट ने फेज वाइज पहले ही स्ट्रेटेजी तैयार की हुई है कि पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। आप इससे अंदाजा लगाएं कि पिछले 3 दिन के अंदर लाहौर में 46 वेंटिलेटर का इजाफा हुआ है। ठीक है। और 60 प्लस 35 95 हाई फ्लो ऑक्सीजन के सिर्फ 2 हॉस्पिटल में मेयो में और सर्विसेज में उनका इजाफा किया गया। 46 वेंटिलेटर ठीक है और 95 आईसीयू हाई डिपेंडेंसी यूनिट का। इसी तरह कल मीटिंग हेल्थ डिपार्टमेंट में दोबारा हुई और सब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वहाँ मौजूद थे और उनको बता दिया गया कि अब आप अगले 10 दिनों के लिए 15 दिन को फोर्स करते हुए 2 वार्ड मजीद तैयार कर लें। अगर गॉड फॉरबिड ऐसी कोई स्टेज आती है कि नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा आता है तो हम उनको उन वार्ड में दाखिल कर लें जो ऑक्सीजन हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ, ताकि किसी पेशेंट को अभी तक अल्लाह का शुक्र रिफ्यूजल नहीं हुआ। ठीक है। जो भी पेशेंट आता है उनको 2 लीटर ऑक्सीजन चाहिए या उसको वेंटिलेटर बेड चाहिए, अभी तक उसको सब मुहैया किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह जिस प्लान के तहत जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कि हमें कोई दिन देखना पड़े कि जो मौजूदा बेड भी भर जाएं, लेकिन अगर भर भी जाते हैं तो आगे स्ट्रेटेजी के हिसाब से आगे हमारी तैयारी मुकम्मल है। तो सर मुझे बताइएगा इन दिनों जो मरीज आ रहे हैं उनकी हालत किस तरह है? ज्यादा तशवीशनाक मरीज आ रहे हैं? देखें इस वक्त लाहौर के तकरीबन 40 अस्पतालों में, जिनमें 14 सरकारी हैं बाकी प्राइवेट अस्पताल हैं, इनमें 877 मरीज दाखिल हैं। ठीक है। इनमें 606 मरीज वो हैं जो कंफर्म्ड हैं, बाकी सस्पेक्टेड हैं। और इन 606 में से 162 वेंटिलेटर बेड पर हैं। ठीक है। 457 हाई डिपेंडेंसी यूनिट पर हैं और 142 जो हैं वो लो फ्लो ऑक्सीजन पर है। यानी इनमें कोई पेशेंट भी ऐसा नहीं है जो बगैर ऑक्सीजन के रखा जा सके या उसको घर भेजा जा सके।
तो इस वक्त सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट ही हॉस्पिटल में दाखिल हैं। ठीक है। बाकी माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक होम आइसोलेशन की इजाजत है, वो घरों में है। वो घरों में। और सर मुझे बताइए, जो वैक्सीनेशन का अमल स्टार्ट हुआ है, आप उससे मुतमईन हैं? और इतनी मिकदार है हमारे पास? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। अभी तक तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं कि 70% अगर लगेगी लोगों को तभी इसका फैलाव हम रोक सकते हैं। बिल्कुल। अभी तक देखें, शुरू में जब अब तकरीबन 1.5 महीना हो गया वैक्सीनेशन स्टार्ट हुए, शुरू के 15 दिन में लोग बड़े डरे हुए थे। सोशल मीडिया पे इतने डरे हुए थे, तो जब का शिकार थे, वो भी नहीं लगवा रहे थे। इतना सोशल मीडिया पर था कि डेथ हो गई है, ये हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 6 हफ्ते में हमने कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा। माइल्ड पेन होती है, माइल्ड फीवर होता है, वो भी 2% लोगों में, लेकिन कोई ऐसे ही हमें सीरियस साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। तो अब लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। अब देखें, एक्सपो सेंटर में बनाया तो एक दिन में वहाँ पर सैकड़ों की गाड़ियों की सिर्फ बाहर तादाद लगी। फिर अब किसी मरीज को भी कोई एक्सपो सेंटर चला जाए या म्यो चला जाए, सरसे चला जाए, जिना चला जाए, या बदामी बाग में एक सेंटर बनाया है, PKI में बनाया है, तो 10 से 15 मिनट नहीं लगते किसी पेशेंट को वैक्सीनेशन के। तो सर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक्सपो सेंटर के अलावा भी वैक्सीनेशन लग रही है, तो उन सेंटर्स में भी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है या कोई भी जाके करवा सकता है? आपको 1166 पर अपना ID कार्ड भेजना पड़ता है, वो आपको कोड आता है। वो तो या तो आपको स्पेसिफाई कर देते हैं आप इस सेंटर पर चले जाएं, या लिख देते हैं कि आप किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर पर चले जाएं और जाके अपनी वैक्सीनेशन करा लें। ठीक है। और जिस तरह आज से 50 साल से जो जायद उम्र के अफराद को भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है उनकी वैक्सीनेशन लगने की, वो कितनी हौसला अफजा बात है कि पहले 60 साल से उम्र अफराद को लग रही थी, आज 50 साल से ऊपर अफराद को लग रही थी। ये बहुत ही देखें, 80% ऑफ द पेशेंट जो हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं वो अबव 50 ईयर्स। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो इसलिए बहुत ही ये खुशाइंद बात है कि अब 50 ईयर्स से अबव पेशेंट भी, तो हमारा वो जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है जो 50 साल से ऊपर वाला है, वो इंशाल्लाह पूरी तरह कवर हो जाएगा। और आपको लगता है कि इसके बाद जो ये फैलाव है ये रुक सकता है या नंबर ऑफ केसेस कम हो सकते हैं? देखिए, फैलाव ये तो एक कम्युनिटी तब डेवलप, हर्ड इम्यूनिटी का आपने जैसा भी फरमाया कि 70% लोगों को हो जाए तो वो हर्ड इम्यूनिटी होती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसके फैलाव ना मेरे हाथ में है, ना किसी और के हाथ में, ना आपके हाथ में, ये एक इंसान के अपने हाथ में है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो है मास्क। मास्क पहने, याद करेंगे आप उसको रोक सकते हैं। मास्क पहन के ही आप इसके फैलाव को रोक सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और वैक्सीनेशन लगवाने के बावजूद भी आपको SOP पर पूरी तरह अमल दरामद करना पड़ेगा। खुदा न खाता कोई ऐसी बहुत ही रेजिस्टेंट या म्यूटेंट स्ट्रेन आ गई जिस पर वो वैक्सीन असर ही नहीं करती, तो आप इक्वली एक्सपोज हैं उससे भी। तो मास्क अगला साल या 2 साल आपको अपने लिबास का हिस्सा बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सर माइंडसेट ये है लोगों का कि अगर हमें एक डोज लग रही है वैक्सीन की तो हम शायद एहतियात करना छोड़ देंगे, हम लोग बिल्कुल महफूज हो गए। ये बहुत गलत मेरे ख्याल से माइंडसेट है। लेकिन उनको बताने की जरूरत है कि पहली डोज लगने के बाद भी आप लोगों को एहतियात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरी डोज के बाद, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, पहली डोज के बाद दूसरी डोज, ये 2 डोजेज वाली वैक्सीन है। दूसरी डोज लगने के 15 दिन के बाद आप में इम्यूनिटी डेवलप होगी, एंटीबॉडीज बनेगी। हाँ जी। तो उस दौरानिए के दौरान आप इक्वली एक्सपोज्ड हैं टू इन्फेक्शन। तो इसलिए दूसरी डोज लगने के 15 दिन के बाद आपके पास मैक्सिमम इम्यूनिटी डेवलप होगी। लेकिन इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद भी आपको हो सकता है कोरोना। बिल्कुल, तो कोई दूसरी स्ट्रेन आ सकती है। हाँ, दूसरी स्ट्रेन आ सकती है, लेकिन फिर भी आप उतना इफेक्ट नहीं होंगे जितना आप पहले हो चुके थे। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये जो नई स्ट्रेन है, 3rd स्ट्रेन है, ये क्यों इतनी खतरनाक है पहली और दूसरी से? क्या इसकी जो साख्त चेंज हुई है उसकी वजह से, या जो लोगों का रवैया तब्दील नहीं हो रहा उसकी वजह से हुआ? नहीं, इसमें डबल म्यूटेशन बताई गई है कि इस स्ट्रेन में जो UK से स्ट्रेन है, इससे डबल म्यूटेशन है। तो और ये बड़ा ही एग्रेसिव है। अच्छा। और दूसरी चीज है, इसकी ट्रांसमिशन बहुत रैपिड है। ठीक है। बहुत रैपिड ट्रांसमिशन है और बड़ा अग्रेसिव है। जब जिस पेशेंट को हो जाता है और अबव 50 ईयर है और खुदा न खाता उसको कोई और बीमारी पहले से भी मौजूद है, वो इतनी तेजी से बीमारी पैदा करता है कि देखने ही दिनों में ही 3-4 दिनों में दोनों लाख पूरी तरह नमूनिया, वायरल नमूनिया हो जाता है, कोविड नमूनिया हो जाता है। तो ये बड़ा अग्रेसिव है, पहली वेव और दूसरी वेव के मुकाबले। लेकिन आजकल सर जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है, लोगों को मौसमी बीमारियां भी हो रही हैं, तो क्या मौसम से भी ताल्लुक है इस ट्रेन का? क्या अगर गर्मी आएगी तो ये बढ़ सकता है कि नहीं? देखें, पहली वेव आपको याद है जी, 14 मार्च को पहला केस लाहौर में आया था और पीक गई थी 13 जून को। 13 जून को 13 जून तक ये केसेस बढ़ते रहे और वो माइल्ड वाला वायरस था। बिल्कुल, ये बड़ा अग्रेसिव वायरस है
और आप वही पीरियड ध्यान में रखें, अगर अभी एहतियात ना की तो 23% पॉजिटिविटी रेट है इस वक्त लाहौर में, सबसे ज्यादा पिछली वेव में इतनी तो कभी भी नहीं, 10 से 11% तक गई थी मेरा ख्याल में, याद नहीं, लेकिन 23% बहुत बड़ा है। तो सर आपके ख्याल में क्यों यहाँ पर लाहौर में क्यों इतना ज्यादा ये रेट है? देखें जी, शादियां पहली वेव में मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, हुकूमत ने लोगों को SOP पर कहा कि अमल करें, इस दफा भी किया। ठीक है। पहली वेव में लोग बहुत डरे हुए थे। ठीक है। इस वेव में इतना निडर हैं, आप देखें किसी शादी पर चले जाएं, लगता ही नहीं कि ये कौम कोविड को फेस कर रही है। आप बाजार चले जाएं, सड़कों पर चले जाएं, बस में बैठ जाएं, किसी मेट्रो पे बैठ जाएं, ऑरेंज ट्रेन पे बैठ जाएं, आप किसी जगह चले जाएं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। और एक बस में अगर 60 सवारियां मौजूद हैं और में 2 पेशेंट कोविड के हैं जिन्होंने नहीं पहना हुआ, तो उन्होंने 60 लोगों को ट्रांसफर कर दिया। 60 लोग घर जाएंगे, अपनी फैमिलीज को ट्रांसफर करेंगे, वो फैमिलीज आगे जाके मिलेगी, तो इस तरह ट्रांसमिट होता है। तो मास्क जो है, मास्क अब SOPs में 3 चीजें हैं, मास्क, हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग। यानी सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना जरा मुश्किल होता है, लेकिन मास्क तो ऐसी चीज है जिससे आप स्प्रेड होने से बचा सकते हैं और खुद बीमारी को कैच करने से बचा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और यही है कि एहतियात ही कीजिए जनाब, और आप भी बच सकते हैं और आपके जो प्यारे हैं वो भी बच सकते हैं इस मूजी वबा से। तो मुझे सर बताइए, एक मसला ये भी आ रहा है कि पहले कहते थे बच्चे इससे इफेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन हमने देखा है कि अगर बात की जाए जनवरी से लेकर अब तक 900 बच्चे इसका शिकार हुए हैं, कोरोना का शिकार हुए हैं, तो बच्चों में ज्यादा हो रहा है? देखें, डेफिनेटली बच्चे भी इस दफा इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है बच्चों में। ठीक है। और नौजवानों में भी इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन है डेफिनेटली पिछली वेव के मुकाबले में इस दफा आप समझ लें 2-3% बच्चे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। ओके। और ये आपको क्या लगता है, बच्चे जो मुतासर हुए हैं ये इस वजह से हुए हैं जो पाबंदियां उठा ली गई थी स्कूल से, उसकी वजह से हुए हैं? कहना बड़ा मुश्किल है जी। अब बच्चा सिर्फ स्कूल ही नहीं जाता, गली में भी जाता है, बाहर ग्राउंड में भी खेलने जाते हैं, खेलते जाते हैं जी। अब देखें, नौजवान, अल्लाह का शुक्र है नौजवानों में बीमारी ज्यादा असर नहीं करती, होती भी है तो वह सिम्टोमेटिक रहती है, लेकिन फिर नौजवान कहते हैं देखो वो कोविड तो है कोई नहीं, हमें तो कुछ नहीं कहा। लेकिन वो सोचें जब आपको बीमारी होती है और आपको सिम्टम नहीं आते, लेकिन आप घर चले जाते हैं, घर जाके पूरे घर में आप ट्रांसफर करते हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, 50 साल से उम्र वाले ज्यादा भी हैं, उनको जब लगती है तो वो फिर ICU में आके लैंड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर अगर आगे इतनी अलार्मिंग सिचुएशन हो जाए, इमरजेंसी नाफिज करनी पड़े, तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं? देखिए, बताया जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारी तैयारी मुकम्मल है। ठीक है। आपको किसी तरह भी एटलीस्ट पंजाब में बेड्स की कमी का और वेंटिलेटर की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। में देखा था तो बेड्स की कमी हो गई थी, हमें ऑक्सीजन जो सिलेंडर थे वो भी हमें गायब होते नजर आ गए, इस तरह की सिचुएशन आ गई थी। इस वजह से हम कह रहे हैं कि अगर इस तरह की खुदा ना खासा दोबारा वेंटिलेटर 45 वेंटिलेटर पिछले 3 दिनों में लगे हैं, 30 वेंटिलेटर मैडम मिनिस्टर ने अभी और अरेंज किए हैं। ठीक है जी। इसके अलावा सिलेंडर वाफर मिकदार में मौजूद है, तो हमें अल्लाह का शुक्र है किसी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा। लेकिन हम उस वक्त का क्यों इंतजार करें कि जब ये सारी चीजें पूरी तरह इस्तेमाल होना शुरू हो जाएं। हम कहते हैं कि 50% भी ना इस्तेमाल हो और ये बीमारी, और ये सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। मुझे एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना पड़ेगा। देखिए, मैं वो शख्स हूँ, जिस वक्त मैं UK के हीथ्रो स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर उतरता हूँ और जब बाहर निकलता हूँ, मैं बिल्कुल कानून का पाबंद हो जाता हूँ। और वो कहते हैं आपने दाएं नहीं मुड़ना, मैं दाएं नहीं मुड़ता, मैं बिल्कुल सीधा चलता जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरा रवैया और होता है। हमें एक जिम्मेदार शहरी का सबूत देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी है। और अगर सर ये इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है, जो एक्सपो सेंटर में कोरोना वार्ड पहले बनाए गए थे वो दोबारा फाल कर दिए जाएंगे? एक्सपो सेंटर में एक कोविड वार्ड 280 बेड्स का, जिसमें सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद है, वो भी फंक्शनल है। और डेली वहाँ पर तकरीबन 30 से 35 पेशेंट डेली वहाँ पर एडमिट भी होते हैं, जिनको लो फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हम उनको शाम तक रखते हैं और अगर वो पॉजिटिव आ जाएं तो हम उनको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। ये हमने स्टैंड बाई के तौर पर रखा हुआ है। खुदा न खाता अस्पतालों की कैपेसिटी भर जाती है तो हम उन वहाँ पर भी भेज के दाखिल कर देंगे। हमारी तैयारी वहाँ पर 280 हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड की मुकम्मल है।
ठीक है, मुकम्मल है तैयारी और इमरजेंसी अगर लग जाएगी तो उससे हम निपटने के लिए तैयार हैं। सर, ये लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जो वैक्सीनेशन है वो मुस्तहिक लोगों को ही लग रही है? क्योंकि एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि वफाकी एक वजीर हैं, उनके घर पर उनकी फैमिली को वैक्सीनेशन लग रही है। देखिए, जो भी 50 साल पहले 60 साल से ऊपर थे जी, 60 साल के ऊपर कोई भी रजिस्टर हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। ठीक है। आप अभी मे हॉस्पिटल में आ जाएं, आप एक्सपो सेंटर में चले जाएं, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करा लें। जो भी आता है, हमें नहीं पता होता कि ये किस जगह से आया है, इसका ताल्लुक किस से है। हमारे लिए वो एक पाकिस्तान का शहरी है, कराना लाजिम है। रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं, जब तक कोड नहीं होगा। देखें, ये वैक्सीनेशन सिंक्रोनाइज है नादरा के साथ। ठीक है। मैंने भी लगवाई है तो मेरी भी एंट्री हुई है। अच्छा, ठीक है ना जी। मैं मेरी भी एंट्री हुई, मैंने फिर सेकंड डोज के लिए भेजा, उसमें जवाब आया कि आपको हम मैसेज देंगे, जब मैसेज देंगे तो आप तब चले जाएं। तो मैं अपने 5 अप्रैल को मेरी सेकंड डोज की बारी है, सेकंड डोज लगनी है, तो मैं मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मैं एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होके अगर मैं चाहता तो बगैर उसके भी लगवा कोशिश कर सकता था, लेकिन वो एक मेरे लिए सूटेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, सूटेबल नहीं है। एक प्रोसीजर के तहत ही आपको कोई ना कोई काम करना चाहिए। डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। और जनाब, आपको यही कहेंगे कि कोरोना बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है और आपके हाथ में यही है कि आप SOPs का खास तौर पर ख्याल रखें। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नाजरीन, PhD तालीमी मैदान में सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है और काफी मुश्किल भी समझी जाती है, क्योंकि PhD करना हर किसी के बस की बात नहीं होता। इस डिग्री के लिए काबिलियत चाहिए होती है, इल्म, बसीरत, अहलियत, सलाहियत और दीगर काबिल जिक्र खूबियों की जरूरत होती है आपको। इसके साथ साथ मुसलसल मेहनत भी दरकार होती है। अमूमन जब PhD का जिक्र होता है तो हमारे जहनों में अधेड़ उम्र PhD स्कॉलर्स, मर्द या खवातीन का ख्याल आता है। लेकिन जनाब, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में PhD की डिग्री हासिल करके पाकिस्तान के कम उम्र तरीन PhD स्कॉलर का एजाज अपने नाम कर लिया है। उन्होंने ये एजाज कैसे हासिल किया और उन्हें इसके लिए कितनी मेहनत करना पड़ी है, ये उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आमिर अली है, पाकिस्तान के कम उम्र तरीन PhD स्कॉलर। मैं आमिर आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी, थैंक यू। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर, आपने सिर्फ 25 साल की उम्र में PhD कर ली है, कैसे मुमकिन हुआ? मतलब किस उम्र में आपने PhD स्टार्ट की थी और 25 साल की उम्र में आपने PhD खत्म भी कर ली? मैंने 21.5 बरस की उम्र में PhD स्टार्ट की। अच्छा। और 25 बरस की उम्र में मैंने इसको खत्म कर दिया। अच्छा, कब स्टार्ट की थी आपने, कौन से ईयर में? 2017 में मेरा एडमिशन हुआ था। ठीक है। और 2021 में मेरा फेब 2021 में मेरी PhD मुकम्मल हो गई, नोटिफाइड हो गया था। ठीक है। तो इस अरसे में वो अज़्म मुसलसल, जोदे मुसलसल, ठीक है, और हिम्मत, और फिर सबसे बढ़ के उस्ताद की मेहरबानी, और मेरे जो उस्ताद हैं, जो मेरे सुपरवाइजर थे, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब, उनकी हमा वक्त वो जो रहनुमाई थी, उसने इसको मुमकिन बना दिया कि मैं कम उम्र PhD बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है और बड़ी खुशी होती है जब ऐसे पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा होता है। तो मुझे बताइए आमिर, क्या ये बाकायदा एक प्लान आपने तैयार किया था कि आपने इतनी सी उम्र में PhD कर लेनी है, ये इत्तेफाक हो गया? नहीं, मास्टर्स तक तो शौक से हिस्ट्री में आए। MPhil जब किया इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुद्वारा पे, ठीक है, तो देन ये डिसाइड किया कि जो अगला टारगेट है वो अब कंसेक्टिवली मैंने PhD करनी है। अच्छा। तो देन PhD में एडमिशन लिया। देन फिर चीज़ों को, वो एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा बड़ा कम उम्र में दाखिला हो गया PhD में और आप तो कम उम्र तरीन PhD डॉक्टर बन जाएंगे। स्ट्रगल की और अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाज दिया। कितनी स्ट्रगल करना पड़ी इसके लिए? कितने चैलेंजेस थे आपके इधर पेश आए? इसमें देखें जी, बड़े नामुसाइद हालात भी थे। इसमें ऐसी भी स्ट्रगल थी कि मुझे मैं विजिटिंग पे पढ़ा रहा था गुजरात यूनिवर्सिटी में, तो डेली यहाँ से कुछ अरसा ट्रैवल भी करना पड़ता था, यहाँ से लाहौर जाना, वहाँ से गुजरात जाना लाहौर से, और फिर वहाँ से वापस यहाँ पे आना और अपना भी पढ़ना। फिर उसमें हेल्थ इश्यूज भी आए, फिर उसमें फैमिली में जो कुछ टफ कंडीशंस भी आई,
दुख और सुख के मामलात भी थे, लेकिन उसके बावजूद मैं कभी भी इससे अपने कदम पीछे नहीं हटाए, कभी भी जो अपनी मेहनत है उससे पीछे नहीं हटा और अल्हम्दुलिल्लाह एक लगन के साथ इसको किया है और पूरी ईमानदारी के साथ इसको जस्टिफाई किया है और अल्लाह ताला ने इज्जत बख्श दी। तो जिस तरह आमिर कहते हैं कि पीएचडी हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है, ऐसा ही है? हाँ, इसमें बिल्कुल ऐसा ही है कि पीएचडी में आपको एक्सटेंसिव रीडिंग करना पड़ती है। ठीक है। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपको अपना आर्ग्यूमेंट जो है उसको प्रूव करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए आपने एक्सटेंसिवली पढ़ना है और उसके बाद आपने अपना आर्ग्यूमेंट जो है उसको वैलिडेट करना है। तो बगैर पढ़े आप अपना आर्ग्यूमेंट वैलिडेट नहीं कर सकते। फिर इसमें ये है कि आपने उसको जो वो आपकी रीडिंग है उसको आपने रिटन फॉर्म में जब लेके आना है तो उसको आपने क्रेडिबल फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि आपका जो थीसिस है डेफिनेटली वो वैल्यूएशन के लिए अब्रॉड जाना है, वहाँ पे आपके एक्सटर्नल्स कौन है आपको नहीं पता। तो वो एक रिपोर्ट जो है या उनका एक जुमला जो है वो आपकी पूरी की पूरी मेहनत को जाया कर सकता है। वो आपको ये भी कह सकते हैं कि आप दोबारा से करें। तो आई वॉज लकी इनफ कि अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से मेरी बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स आई, पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई। तो ये एक आम खेल नहीं है, इसमें आपको बड़ी मेहनत, बड़ी जुस्तजू और बड़ी लगन के साथ करना पड़ता है। और जब आप अपना थीसिस तैयार कर रहे थे, जिस तरह आपने कहा कि एक रिपोर्ट आनी होती है और उसी पे सारा इन्हिसार होता है कि आपने पार लग गए हैं या इस पार लग गए हैं, तो जब आप अपना थीसिस तैयार कर रहे थे तो क्या फीलिंग्स थी, क्या मोटिवेशन थी आपकी? जी, जब मैं थीसिस तैयार कर रहा था तो उस वक्त तो एक तो कोविड ने भी कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जैसे पूरी सोसाइटी पे हुए, मुझ पे भी हुए। उसमें एक ये थी कि चूंकि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता था, तो फिर गांव में जाके इन चीज़ों को सारा दिन अलूफनेस का शिकार होना, सारा दिन घर वालों से कट के, अपने दोस्तों से कट के और सारी दुनिया से कट के अलहदा एक बंद कमरे में रहना। फिर उसमें मेरे जो उस्ताद हैं बार बार कई बार ऐसे भी हमारे लिए आए कि थकन की वजह से या उकता गया एक चीज़ को कि रोज़ देख देख के लैपटॉप को सामने रखा हुआ है, सिस्टम सामने पड़ा है, अब उकता जाना कि यार ये अब हिम्मत जवाब दे जाएगी। तो फिर उस्ताद मोहतरम ने कहना कि यार ये इसी तरह ही होना है, आपने सेक्रीफाइस करना है तो ये होना है। फिर आरिफ अनीस साहब आई एम पॉसिबल के जो ऑथर हैं, अच्छा, उन्होंने फिर मुझे एक ये भी उनकी मेहरबानी कि वो आए और उन्होंने मुझे एक ये आप कह लें कि नारा दिया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल और आई एम पॉसिबल। तो आई एम पॉसिबल ने मेरी बड़ी हेल्प की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, मैं पार लग गया। तो बचपन से ही शौक था आपको पढ़ने का, लाइक फाइक थे बचपन से ही? जी, शौक तो बचपन से बड़ा था और इसमें इस शौक की आबियारी में मेरी वालदा का बड़ा अहम किरदार है। अच्छा, ठीक है। मेरे एक चाचू थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट बने, तो वो अखबार पे उनकी खबर लगी 1994 में। तो वालदा का वो तब से उन्होंने आइडियलाइज किया हुआ था कि जो मेरी औलाद है, जो मेरे बच्चे हैं, वो भी अच्छा पढ़ेंगे और उनको एक्सेल करवाना है। तो इसमें कई बार कुछ एक ज़िंदगी के फेज़ में नामुसाइद बड़े टफ कंडीशंस भी आई, लेकिन एक जो है ताकत जो माँ की तरफ से मिलती रही कि आपने जीना है और आपने आगे बढ़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसको क्रेडिट देंगे अपनी कामयाबी का? आपको तो क्रेडिट जाता ही है, क्योंकि आपकी जो मुसलसल मेहनत है, लगन है और इस मकाम तक आप पहुंचे हैं, साथिज़ा का भी एक किरदार होता है, घर वालों का एक किरदार होता है, दोस्त अहबाब का एक किरदार होता है। किसको ज्यादा आपने क्रेडिट देंगे कामयाबी का अपने बाद? मैं अपने से भी पहले सबसे ज्यादा तो क्रेडिट मैं अपनी माँ को दूंगा। ठीक है। और उसके बाद मैं ये क्रेडिट अपने उस्तादिज़ा को दूंगा जिन्होंने मुझे प्राइमरी से पीएचडी तक पढ़ाया, और बिलखसूस मेरे जो सुपरवाइजर थे, मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब, ये उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुझे जिस शफकत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ मेरी ढारस बंधाई, मुझे हिम्मत दी और मुझे सिखाया, तो ये उनको भी क्रेडिट जाता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन सब में से जो टॉप नोच है वो मेरी वालदा है। ठीक है। और आमिर में आपने पीएचडी हिस्ट्री में की है, तो मुझे बताइए इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, अमूमन तो लोग इस साइड पे जाते नहीं, और आपने पीएचडी कर ली है और ये बहुत ज्यादा खुश्क भी है सब्जेक्ट, किस तरह मुमकिन बनाया आपने? ये एक सोसाइटल टैबू एसोसिएट किया गया है कि ये बड़ा रफ और टफ सब्जेक्ट है, हालांकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा। और बड़ा शानदार है। अगर आप इसको पढ़ना शुरू कर दें तो आपको ये बड़ी खूबसूरत बातें ऐसे लगेगी जैसे कोई हमारे साथ बातें कर रहा है, किसी कहानियां सुना रहा है।
तो जब एमफिल या पीएचडी में आते हैं तो फिर हम जो वो माइन्यूट एरियाज होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन होता है, उसमें आपने काम करना होता है, उसमें आपने फोकस करना होता है। ठीक है। तो मेरा पीएचडी की जो डिसर्टेशन थी उसका जो प्राइमरी फोकस था वो था खालिस्तान मूवमेंट, रिकंटेक्चुअलाइजिंग द सिख क्वेस्ट फॉर खालिस्तान। वो सिखों की जो तहरीक है वो क्यों आज तक एक आज़ादी की या एक अलग मुल्क की जुस्तजू में है, आया कि ये एक मजहबी तहरीक है, आया कि ये एक सियासी तहरीक है, या उनकी ज़बान की बुनियाद पे तहरीक है। तो ये जो एसोसिएशन है, ये एक जो टैबू एसोसिएट कर दिया गया है हिस्ट्री के साथ कि जी ये बड़ा टफ सब्जेक्ट है, डेट्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, वो सब आपको याद नहीं रहती, ये आपको बहुत खुश्क लगता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये शुरू से ही आपने सोचा हुआ था मैंने हिस्ट्री में ही हाँ, ये मेरा शौक था। अच्छा, हिस्ट्री शुरू से ही आपका शौक था। तो मुझे बताइए आगे क्या प्लान है? डिग्री तो आपने पीएचडी कर ली है, जिस उम्र में लोग स्टार्ट करते हैं आप उस उम्र में खत्म करके बैठे हुए हैं, आगे क्या करने का प्लान है? कोई और डिग्री लेने का प्लान है? नहीं, डेफिनेटली पोस्ट डॉक तो करूंगा मैं इंशाल्लाह। हाँ। फिलहाल ये है कि मैं विजिटिंग पे पढ़ा रहा हूँ, कोशिश है कि मैं एक अच्छा उस्ताद बन जाऊँ और किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में मैं सर्व करूँ। तो अल्लाह करीम करम फरमाएंगे इंशाल्लाह, आई विल डू दैट, और इसी में ही एक्सेल करूंगा। अब पोस्ट डॉक करेंगे और इसी को लेके चलेंगे। तो मुझे बताइए अगर पाकिस्तान की हायर एजुकेशन और क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड है तालीम का, उसकी अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है किस तरह की अगर बाकी दुनिया ममालिक के अगर मुकाबला किया जाए तो? आपने बड़ा अहम सवाल किया है। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जो हायर एजुकेशन है वो कभी भी हमारा फोकस नहीं रही। ये एक बड़ी तल्ख सी हकीकत है किसी भी गवर्नमेंट की। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो ये पिछले दिनों चेयरमैन एचईसी को जिस बड़े एक भोंडे तरीके से ऑफिस से रोका गया है, तो ये बड़ा अफसोसनाक है और ये हमारी तलीमी पॉलिसी की अक्कासी भी करता है। जब हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ या दूसरे ममालिक के साथ अपने तलीमी निज़ाम को कंपेयर करते हैं तो हमें ये जरूर जहन में रखना चाहिए कि वो लोग कहाँ पे खड़े हैं, उनकी तालीम के साथ कमिटमेंट कहाँ पे है। यहाँ पे वो कल्चर नहीं है, वहाँ पे उस तरह से आपको पैटर्नेज भी नहीं दी जाती, वहाँ पे उस तरह से आपको ट्रेन भी नहीं किया जाता, और आपको वो जो एक प्रोटेक्शन मिलती है वो भी नहीं मिलती। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुआशरे की, और हम एक्सेप्टेंस जो है किसी चीज को देने को तैयार नहीं है। ठीक है। सवालिया निशान हमारे हर जगह पे खड़े हैं। एग्जैक्टली। तीर हमने हर वक्त कसे हुए हैं कि कब किस पर किस वक्त चलाना है। हो सकता है कि आप पीएचडी हैं और आप पे कोई जो मैट्रिक का बंदा है वो कस के बैठा है कि जी ये तो बिल्कुल इसने तो किया कुछ नहीं। ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। हमें जज वो कर रहे हैं जिन्हें खुद कुछ चीजों का नहीं पता होता। तो अल्लाह करे हमारा तलीमी निज़ाम बेहतर हो। बिल्कुल, अल्लाह करे हमारी हायर एजुकेशन बेहतर हो। आपको क्या लगता है जो हमारी यूनिवर्सिटीज है उनका क्या मुस्तकबिल है कि आने वाले सालों में जो चैलेंजेस हमें दरपेश होंगे उससे निपट सकते हैं हम? जी, अब ये जो नई पॉलिसीज आ रही हैं जिसमें जो यंग लॉट है या जो अब्रॉड से पढ़ के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फैकल्टी जो है वो फॉरेन लर्नड है, बाहर से वो डिग्रीज लेके आ रहे हैं कि यहाँ से भी वो अब जो क्वालिटी एजुकेशन है उसका कल्चर शुरू हो चुका है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारा तलीमी निज़ाम बहुत बेहतर होगा और हम भी दुनिया में खड़े होंगे इंशाल्लाह, और हम भी नजर आएंगे। मुझे बताइए जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं जो चाहते हैं आगे पीएचडी करने, उन्हें जाते जाते क्या मशवरा देंगे, क्या टिप्स दे के जाएंगे आप? सबसे पहला तो उनको ये एक मैं अर्ज करूंगा कि हमेशा मस्बत रहें और मस्बत ही चीजों को सोचें। अच्छा पढ़ें, ठीक है, अच्छा सुने, अच्छा लिखें और अपने माँ बाप का और उसातिज़ा का अदब करें। एक बड़ा मशहूर वो मुहावरा है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। आप जितने मर्जी ज़हीन हो, आप जहानत के आसमान पे पहुंचे हो, लेकिन अगर आप बेअदब हैं तो आप कुछ नहीं हासिल करेंगे। टेम्परेरीली आपको कुछ मिल सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप धक्के भी खाएंगे और आपको एहसास भी होगा। बस बाअदब रहें और आपको बहुत अच्छा नसीब और लगन के साथ जो है वो जहद मुसलसल में लगे रहें और तभी आप कामयाब हो सकते हैं, किसी चीज को हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर आमिर अली हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर आमिर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। जनाब, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के कम उम्र तरीन पीएचडी स्कॉलर से, और उनका ये कहना था कि आजकल जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं, जो तालीमी निज़ाम है हमारा, उसको बेहतर करने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि हम भी आगे दुनिया के मुकाबले में लड़ सकें और हम अच्छे इनकी तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो ले आए। हम वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, उस ब्रेक के बाद
टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नाजरीन, आपने कैंची और उस तरह से तो बाल लाजमी कटवाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी हथौड़े और टोके से बाल कटवाए होंगे? बिल्कुल भी नहीं। यकीन नहीं हो रहा होगा कि आपको इस तरह भी होता है, बल्कि आपने तो सोचा भी नहीं होगा। और आप भी मेरी तरह जरूर हैरान हुए होंगे कि हथौड़े, टोके और आग से बाल कैसे काटे जा सकते हैं। जी तो जनाब, आज हम आपसे मुलाकात करवाने वाले एक ऐसे ही बासलाहियत हेयर स्टाइलिस्ट से जो हथौड़े, टोके और आग की मदद से बाल काटने में महारत हासिल रखते हैं। तो चलिए उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि वो ये काम कैसे करते हैं। मेरे साथ मौजूद है हेयर स्टाइलिस्ट अली अब्बास। अली, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अली, ये जो मैं बता रही थी नाजरीन को, सच है टोके और ये आग से बाल काट लेते हैं आप? जी बिल्कुल सच है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने किया तो बहुत अच्छा रहा है, और मुझे तो बड़ा मजा आता है काम करने में। मैं एक तरह से यूज्ड टू हो गया हूँ अच्छा ये चीजें करने क्योंकि में। बहुत मुनफरिद है। हमने कैंची से देखा है, हमने उस तरह से देखा हुआ है कि अच्छा आपकी वो गंज हो जाती है, लेकिन टोके से और आग से मैंने आज पहली दफा सुना है। मैं लिटरली बहुत हैरान हुई। देखिए, हम लोग पाकिस्तानी हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो कि ऐसा मतलब लोग सोच रहे होते हैं और हम कर लेते हैं। और ये टोका, आग, शीशा, ये बड़ी मुनफरिद चीजें हैं, और तकरीबन मेरे ख्याल में अब तक जो मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, ये तकरीबन मैं क्रेजी बाबर पूरी दुनिया में मैं तीसरे नंबर पे हूँ। ओके जी, तो ये एक बड़ी मुनफरिद चीज है। बहुत मजा आया मुझे तो ये करने के बाद। टोके से आपने कभी ट्राई किया? टोके मैं नहीं, कभी भी नहीं किया ट्राई। मैं तो लिटरली ये जो मुझे बता रहे थे कि इस तरह भी होता है, मैं हैरान हो रही थी, अच्छा इस तरह होता है। लेकिन मैं इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करना चाहूंगी कि किस तरह होता है। तो मुझे बताइए, अगर बैक इन योर फर्स्ट स्टेज की अगर बात की जाए तो क्या से इंस्पायर हुए आप ये बाल काटने की इस फील्ड में? कब से हैं यहाँ पे आप? नहीं, इस फील्ड में मुझे 12 साल हो गए। मैं एज अ हेयर स्टाइलिस्ट काम कर रहा हूँ, साथ में मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। मेकअप भी मेरा अपना सैलून भी है, 2-3 सैलून है मेरे। एक दो लाहौर में है, 2-3 कराची में है। तो ये काम मैं 10-12 साल से करता हुआ आ रहा हूँ, मतलब बाल काटने का सिंपल तरीके से। नहीं तो ये मुनफरिद बाल कब से काटने शुरू ये किया तकरीबन 2 साल हो गए इस काम को। 2 साल हो गए, क्योंकि काम तो मैं बड़े टाइम से कर रहा था, तो लोगों को मैं नजर नहीं आ रहा था। अच्छा तो मैंने सोचा मैं कुछ डिफरेंट करूं, क्योंकि हर जगह सैलून्स खुल गए, हर कोई आ गया है मेकअप भी करने, बाल भी काटने, लेकिन आपको मुनफरिद लगना था। मुनफरिद जो है ना, वो एक तो मेरा अपना हेयर स्टाइल मुनफरिद है, अलग है। तो मैंने सोचा मैं कोई ऐसी चीज करूं कि जिससे लोगों को ये पता चले कि यार ये बंदा कुछ और भी कर सकता है। तो मैंने जो है ना, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, एक दोस्त के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, मजाक में ठीक है कि भाई ये कैसा लगता है। तो हमने वो किया तो बड़ा अच्छा फील आया। उसके बाद मुझे 1-2 चैनल ने अप्रोच किया कि यार हमारे साथ स्टोरी कर लो, ये तो बहुत कंटेंट जो है ना बिकने वाला कंटेंट है, और सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई सोशल मीडिया देखता है। हमने वो किया तो उसके बाद ना मतलब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अच्छा, पूरा 1 साल कभी मुझे इंग्लैंड से कॉल आ रही है, कभी कहीं से कॉल आ रही है कि भाई ये कैसे कर लिया आपने। आइडिया पूछ रहे थे आपसे? जी, आइडिया पूछ रहे थे कि मतलब इसमें कोई चोट नहीं लगती या कोई मसला मसाइल नहीं होता। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, ये मैंने कर लिया है। अच्छा, और अब ये मेरा ही है। अगर आप लोगों ने करना तो इसको कॉपी करें या फिर मुझसे सीखें, ट्रेनिंग लें इसकी। फिर टोके से तो कट गए बाल। अब बगला टाइम था कि मैं अब कुछ और सोचूं और क्या करना है। फिर मैंने सोचा यार ना टोके से काट नहीं, अब शीशे से बाल काट दे। अच्छा जी, तो मैंने नॉर्मली एक बोतल मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो हम पीते हैं, मैंने उसको तोड़ा। ठीक है। और मेरे पास क्लाइंट्स हैं, फीमेल्स क्लाइंट भी होती हैं, तो मैंने उनको ना मतलब ऐसे बिठा के, नॉर्मली होता है कि हम रेजर से ना फ्रंट से लेयर्स देते हैं रेजर के साथ, ताकि शार्प लुक आए और अच्छे फ्रंट से उसके फ्रेंचेस वगैरह बन जाए। तो मैंने ना वो उसके साथ किए, शीशे के साथ। तो वो मान गई? हाँ, वो बड़ी क्लाइंट्स थी। कस्टमर वो बिलीव करते हैं ना, एक टाइम हो गया काम करते हुए, कस्टमर को यकीन है कि ये शख्स जिससे मैं काम करवा रही हूँ या करवा रहा हूँ ये अच्छा काम करेगा। ठीक है। तो वो मतलब लोग सेटिस्फाई है मेरे साथ। मेरे जो अपने क्लाइंट्स हैं वो तो मतलब अब तो इतना वो सिस्टम हो गया, अब तो बाकायदा लोग कॉल करते हैं, हमने टोके से बाल कटाने हैं, हमने आग से बाल कटवाने हैं। अब मैं थक गया हूँ। ठीक है। अब जो है ना, मुझे लगता है कि वो मुझे सीजर रखनी पड़ेंगी और टोका और आग से ही बाल काटने पड़ेंगे लोगों के। तो वो एक बड़ा मतलब एक मेंटली तौर पे मेरा बस हो गई है। अब मैं कुछ डिफरेंट लाऊं, उसकी तैयारी चल रही है, और इंशाल्लाह ताला कुछ इससे भी डिफरेंट लाऊं। तो जब आपने आग से बाल काटे, वो हमें बताइए क्या एक्सपेरिमेंट था, किस तरह और कितना वो कारआमद साबित हुआ? देखिए, आग से मोस्टली होता ही है। मैंने काफी सारे लोगों ने किया है, सिर्फ मैंने नहीं किया आग से, लेकिन बहुत सारे लोगों ने किया है। मैं देखता हूँ वो जला रहे होते हैं बाल, और बंदा जो क्लाइंट है वो बेचारा डर रहा होता है। वो मतलब एक वो एडवेंचर के तौर पे तो लोग करवा लेते हैं,
लेकिन उसको कंटिन्यू कोई भी नहीं करता कि चलो ठीक है एक आधे बंदे का किया साल 2 साल 4 साल में बस ठीक है खत्म। लेकिन मैं जो हूँ मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसकी वजह है कि उसके जो नॉर्मल क्लाइंट के रूट्स होते हैं हम उसको लॉक कर देते हैं। रूट्स लॉक करने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, यानी घनी बाल होते हैं जिसके बहुत ज्यादा, जिसको ये होता है कि यार मेरे बाल थोड़े फाइन हो जाए, मेरा हेयर स्टाइल अच्छा बन जाए, तो उसके लिए मैं वो आग का इस्तेमाल करता हूँ। उससे बाल फाइन हो जाता है। आग नहीं तो अली आग तो फैल जाती है ना, तो उसको कैसे रोकते हैं? आप कोई चीज तो यूज करते हैं, क्या करते हैं? मतलब समझ नहीं आ रही मुझे तो। नहीं असल में ये आग फुफ्फो वाली आग नहीं है जो फैल जाए, ये नॉर्मली लगाई हुई आग है। और ये जो आग मैं लगाता हूँ वो ज्यादा 10 से 15 सेकंड चलती है, इससे ज्यादा नहीं चलती। तो इस वजह से। हाँ, तो मुझे बताइए कि इस फील्ड में आपको 12 साल हो गए हैं, तो आपने ट्रेनिंग ली, किसी के साथ काम किया? हाँ, स्टार्टिंग में मैं एक कराची में एक टाइम्स कंपनी थी, वहाँ से थोड़ा सा उसको मतलब ट्रेनिंग ली। उसके बाद मेरे अपने कजन के सलून से वहाँ पे कराची में मेरे अपने उस्ताद हैं, अब्बास नाम है उनका। मेरा नाम अली अब्बास है, ये भी उन्होंने ही मुझे दिया है। अच्छा। ये नाम भी। तो मैंने उनके साथ काम किया। उसके बाद जो है ना मैं 2013 में मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। अच्छा। तो 2013 में जब लाहौर शिफ्ट हुआ तो मैंने खावर भाई के साथ काम किया है। खावर भाई के साथ तो नहीं, लेकिन उनके सलून में मैंने 3 साल काम किया। उनका हेयर का टेक्निकल रहा वहाँ पे। तो वहाँ से थोड़ी मोटिवेशन और बढ़ गई, थोड़ा सा स्टाइल चल रहा था मार्केट के अंदर, डिफरेंट चीज़ें आ रही थी, तो उस हिसाब से मैंने वो किया। तो अल्लाह पाक ने मुझे बहुत कामयाब किया उसमें। तो फिर उसके बाद जो है ना मतलब 3 साल का काम करने के बाद मैंने अपना सेटअप बना लिया लाहौर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना वो अपना चल रहा है और शुक्र है खुदा का। ठीक है, बिल्कुल। और मुझे बताइए कि कभी कोई हादसा ऐसा पेश आया ये इस तरह के मुनफरिद स्टाइल्स आप बना रहे हो, कटिंग कर रहे हो, इनके दौरान नहीं याद हो कोई ऐसा वाकया? नहीं, ऐसा तो अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कभी नहीं हुआ। मतलब एक नॉर्मली होता है जब आप सीख रहे होते हैं ना, ट्रेनिंग पे होते हैं, तो आप थोड़ा सा डर रहे होते हैं चीजें करने में, शेप बनाने में या फिर बाल काटने में। तो मैं मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, मेरा भी 2nd डे था सलून पे, सीखने जा रहा था मैं। तो एक बच्चा आया मेरे पास ना सलून पे अंदर बाल कटवाने, तो उसने कहा जी मैंने हेयर कट लेना है। तो मेरा ये होता है, मैं जूनियर था तो मैंने कहा कि आप आए बैठे प्लीज। कहता नहीं मैंने आपसे कटवाने। अच्छा। अब मुझे दिल में ये था कि मेरा तो आज 2nd डे है, मैं इसके बाल कैसे काटूंगा। उसने कहा नहीं मैंने आपसे ही कटवाने अंकल, मैं आपसे पहले भी कटवाया बाल। मैंने कहा ठीक है भाई, अब आपका दिल है तो चलें बैठे आप। और मैं उसको मैंने बाल काटने के लिए बिठाया, तो एक सीजर का इस्तेमाल करते हैं हम ना, यूं इस तरीके से लेयर्स देते हैं लड़कों के ना, यहाँ पे ये इधर तब फ्रिंचेस वगैरह बन रहे, तब 2008-9 की बात है, तब वो स्पाइस बाल बहुत चल रहे थे और नोके शोके खड़ी हुई इस टाइप की। और जब मैं उसको ऐसे लगा रहा था ना तो इधर उसका ये कट गया। अच्छा, सीजर लग कान कट गया? हाँ, यहाँ पे सीजर लग गई। अब उसकी ना ब्लीडिंग हो रही है और मैं तो डर के साइड पे खड़ा हो गया। उसने कहा नहीं आप करें। अच्छा, आप करें, आप डरे नहीं, आप करें। हाँ। बस वो दिन गया तो उसके बाद कभी गलती नहीं। उसके बाद कभी गलती नहीं हुई? पहली गलती से आपने अच्छा खासा सीख लिया, उसके बाद आपने कभी गलती नहीं की? हो जाती है इंसान से गलती। एग्जैक्टली, काम है, हम बहुत सारी फील्ड में जो कुछ भी कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। तो एक ये ऐसी मिस्टेक है जो आज फर्स्ट टाइम हाईलाइट हुई आपकी वजह से, वरना कभी किसी ने नहीं पूछा। तो मुझे बताइए आजकल क्या क्या स्टाइल्स, हेयर स्टाइल्स चल रहे हैं? आप बोथ वुमेन्स और मेन दोनों का करते हैं? दोनों का कर रहे हैं। आजकल कलर की बात कर लें हम तो कलर में काफी सारी चीजें इन हैं, जैसे मतलब गर्मियों का और सर्दियों का बड़ा फर्क होता है। सर्दियों में जो है ना डार्क कलर चलते हैं, ज्यादा शॉल वगैरह लेनी है, एग्जैक्टली स्वेटर पहनना है तो अच्छा लगना चाहिए, और रंग वैसे भी गोरा हो जाता है सर्दियों में ना। तो गर्मियों के जो होते हैं लाइट कलर होते हैं, मतलब कोई स्वेटिंग हो रही थी बार बार, और लोगों को हम जो प्रेफर करते हैं कि भाई आप अगर सर्दियों में एक्सटेंसो करवाएं तो ना करवाएं, गर्मियों की चीज है एक्सटेंसो। अगर आप स्ट्रेट लुक चाहती हैं या चाहते हैं, अब तो केराटिन बहुत इन है, जिनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, रस्टी होते हैं, तो उनको हम केराटिन प्रेफर करते हैं कि आप केराटिन ट्रीटमेंट करवा लें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, और ये आजकल बलियाज और हाईलाइट्स और कलर जो है चल रहे हैं आजकल, ये नहीं, वो जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा ना कि आपने कैंची और उस तरह से तो बाल कटवाए होंगे, अब दौर है टोके का। अच्छा, तो इसी तरीके से ना बालियाज खत्म हो गया, अब ठीक है, उम्र बालियाज खत्म हो गया। अब जो है ना ग्रे का दौर चल रहा है, ग्रे कलर, जी ऐश ग्रे का दौर चल रहा है, ऐश ग्रीन का चल रहा है, ऐश ब्लॉन्ड का चल रहा है। ये चीजें अब ज्यादा इन है, पहले ये नहीं थी। मतलब एक अच्छी खासी लड़की या लड़का चाहता है मुझे ओल्ड लुक हो, मेरे बालों में सिल्वर टाइप शेड आए, या मैं बूढ़ा नेचुरली आता था, सिल्वर टाइप आ जाता था, अब लोग खुद करा रहे हैं। जी बिल्कुल खुद करा रहे हैं, ये बस ट्रेंड चला हुआ है कि अब ग्रे करने हैं। अब बालियाज और उम्र जो है ना वो मतलब खत्म हो गए टाइम के साथ साथ, अब नई चीजें आ रही हैं, जैसे टोका, आग और शीशा आ गया, इसी तरीके से कलर में भी डिफरेंट चीजें आ गई, इस तरह भी कलर में भी चीजें आ रही। हेयर स्टाइल्स कैसे चल रहे हैं आजकल?
ये तो हमने कलर्स की बात कर ली है। हेयर स्टाइल्स जो है ना मतलब वो डिफरेंट हैं। मैंने जैसे पहले आपको बताया समर और विंटर की कंडीशन जो होती है ना वो दोनों अलग होती हैं। मैसी जो फीमेल्स हैं वो मैसी लुक ज्यादा पसंद कर रही हैं आजकल। तो मतलब अब तो कोविड है, कोविड में इतना काम नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ये वाला सीजन होता है, आप लोगों को भी इफेक्ट किया है कोविड ने? किया है सबके साथ, हम भी आपके साथ ही हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमें भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोविड अल्लाह करे खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा वो एक होता है ना बंदा तंग, हम तो यहाँ तक तंग है कोविड से। अच्छा, सिस्टम नहीं चल रहा ना, कस्टमर्स नहीं आते, वही कहते हैं एसओपीज का ख्याल रखा जाएगा। एसओपीज का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जब किसी भी चीज को लेकर आप डर पैदा हो जाता है एग्जैक्टली कि नहीं हम बाहर किसी को वो कुछ कह रहे हैं तो मसला हो रहा है। वो एक छोटी सी लाइन है, वो मैं आपको ऐसे कहता हूँ कि अजीब दुख है, हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं। वाह 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 वाह, ये अजीब दुख है। हम क्लाइंट बेचारा बाल कटवाना भी चाह रहा है लेकिन वो डर रहा है कोविड का इशू है। और माशाल्लाह ये पहले जब नहीं था ना तो बहुत एक सिस्टम चल रहा था। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों में हमारे पास टाइम ही नहीं होता था। वेडिंग सीजन चल रहा होता था, फिर थोड़ा सा ब्रेक लगता था रमजान शरीफ के स्टार्टिंग के दिनों में, फिर उसके बाद ईद का सीजन आ जाता था, तो बहुत ही टफ स्केड्यूल रहता था, बिजी रहते थे। अब तो फ्री रह रहे के थक गए हैं। तो आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? मतलब ये जो मुनफरिद चीजें आपने की हैं, आगे भी इस तरह का कुछ हम देखने को इंशाल्लाह उसकी तैयारी चल रही है। और वो जब आएगा तो सब दिखेंगे कि कुछ डिफरेंट आया फिर अली अब्बास की तरफ से। तो मेरी कोशिश है कि इस बार मैं बड़ी चीज कुछ बड़ी चीज लेकर आए हैं, बड़ा प्लान कर रहे हैं। अली अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। जनाब हेयर स्टाइलिस्ट थे और हम बात कर रहे थे कि मुनफरिद अंदाज से, स्टाइल से वो हेयर कटिंग करते हैं, और अगर आपको भी इस तरह की कटिंग चाहिए तो आप उनसे रुजू कर सकते हैं। आगे चलते हैं और कुछ बात कर लेते हैं जनाब सेहत के हवाले से। तो सेहत हजार नेमत है और हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे पास सुलाफ नकवी जैसी बासलाहियत ट्रेनर मौजूद है जो लोगों को आसान और मौसर यूज का एक्सरसाइजेस के जरिए सेहतमंद रखती भी हैं और उनको बताती भी हैं कि किस तरह सेहतमंद रहना है। जी सुलाफे, आज क्या हमें आप नई चीज सिखाने वाली हैं, बताइए हमें। जी मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं लेजी वर्कआउट पर। लेजी थोड़ा सा अजीब लफ्ज लगा, लेजी वर्कआउट यानी कि जेंटल वर्कआउट पे। इट्स ओके नॉट टू बी ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा दिल कर रहा होता है कि आज मैं वर्कआउट करूं, लेकिन लो इम्पैक्ट हो या थोड़ा सा रिलैक्स रहकर हो, या मैं जहां भी बैठा हूं या जहां भी बैठी हूं वहां बैठकर कुछ बता दो जो कि आसान हो, मैं ऐसे करके सिर्फ अपने बाजू हिलाऊं और वेट रिड्यूस हो जाए। तो ऐसा ही कुछ हम वर्कआउट आज आपको बताने वाले उन तमाम लोगों के लिए जो थोड़ा सा कभी कभी लेजी फील करते हैं और उनका दिल होता है कि बस आज थोड़ा सा रिलैक्स होना है, लेकिन वर्कआउट को स्किप नहीं करना। ये अच्छी बात है। तो इसीलिए आपके लिए जेंटल वर्कआउट में लेकर आई हूं कि उसमें आप क्या कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे पहले अपने आप को आपने कहना है, एक एफर्मेशन देनी है। वो ये क्या होगी? आई एम रिलैक्स्ड। क्योंकि लेजी होना या कई दफा आप एक्टिव नहीं होते, दैट्स फाइन, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, हम नॉर्मल हैं, हम इंसान हैं और इट्स व्हाट ह्यूमंस डू, तो दैट्स फाइन। आपने क्या करना है, सबसे पहले जब अपने आप को कहा कि आई एम रिलैक्स्ड, आपने आर्म सर्कल्स पर आ जाना है। आसान है, आप बैठे भी हो सकते हैं इसमें और आप खड़े होकर भी इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि ऐसे 30 सेकेंड तक आपने इस तरह इस चीज को दोहराया, आर्म सर्कल्स, और उसके बाद रिवर्स, यानी कि जो ऑपोजिट साइड पर आपने इसको स्विच करने के बाद आप 30 सेकंड तक इसको दोहराते रहे। अब 30 सेकंड भी आप इसको कर सकते हैं या आप 1 मिनट तक लेकर जा सकते हैं, या आप रेपिटेशन पर अगर जाना चाहते हैं तो जैसे आप एक सर्कल अपना कंप्लीट करें तो 1 काउंट करें। सो एक काउंट करने के बाद अपने 10 से 12 रेपिटेशन आप इसकी कर सकते हैं 2 से 3 सेट्स के अंदर। ये होंगे आपके आर्म सर्कल्स। और बहुत सारे लोग इस चीज की शिकायत भी करते हैं कि आर्म्स का जो फैट है वो इतना स्टेबन है कि वो कम नहीं हो रहा, हमारे बाजू टोन नहीं हो रहे, मैंने वेट भी रिड्यूस कर लिया है और बाजू का जो फैट है वो रह गया है। अब इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि हम जेंटल वर्कआउट कर रहे हैं, ये बात याद रखनी है। इसमें क्या होगा, काव रेजेस, उसमें आपने क्या करना है, अपने टोज पर आप थोड़ा सा खुद को रेज किया एंड रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सहेल। इसमें क्या होता है, इस एक्सरसाइज से एक तो आप में बैलेंस भी आता है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग इस पोस्चर में बैलेंस नहीं कर पाते। ये दिखने में आसान लग रहा है, तो अगर आप शुरू में इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप अपना किसी भी चीज से सपोर्ट ले सकते हैं, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी टोज को थोड़ा सा उठाएं एंड देन रिलैक्स। थोड़ा सा उसमें पॉज जरूरी है ताकि जो फैट है, जो अक्सर हमारा होता है काल्व्स पर फैट रह जाता है, तो वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाए। अब हम आ जाते हैं फ्लोर पर। फ्लोर पर कौन सी आसान एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं जब आपके लेजी डेज चल रहे होते हैं?
आप यहाँ पर आए, हम करेंगे अब मर्मेड सर्कल, यानी कि लेग्स की वो मूवमेंट होगी जिस तरह आप या तो पानी में है यानी कि स्विम करें बट सिंगल लेग से। ये कैसे हो सकता है? वो इस तरह हो सकता है, आपने कंफर्टेबल पोजीशन में आप आए, जो ये आपकी नीचे वाली लेग होगी आपने उसको यहाँ पर आपने उसको लॉक कर लिया या आपने इसको बेंड कर लिया और उसके बाद बिल्कुल स्विमिंग के एक स्टाइल में, इसीलिए इसको मर्मेड सर्कल्स बोलते हैं, इस तरह से आप मूव करते रहे 30 सेकंड तक या 1 मिनट तक आप इस चीज को दोहरा सकते हैं। और जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को कर लें, आपने रेज करने पर आ जाना, यानी लेग रेजेस पर, जो कि स्टैंडर्ड हमारे लेग रेजेस होते हैं। ये चीज अब थोड़ा सा हम चाहेंगे थोड़ा बहुत तो इंटेंसिटी की तरफ जाएं तो कोई बात नहीं, लेजी डेज हैं, मगर फिर भी हम इसमें आएंगे बोट पर। बोट में क्या करेंगे, यहां रहे लेकिन अपनी बाजुओं को इसमें इन्वॉल्व रखेंगे। इस पोजीशन में जब हम आते हैं तो हमारा कोर इंगेज होता है और ये वैसे भी बोट पोज जो है उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बेली फैट की शिकायत करते हैं। आप यहाँ आए और आपने इसको मूव करना शुरू किया, 1 2 3, आप इसको काउंट करते रहे अगर तो काउंट करने के साथ साथ आप 30 सेकंड तक इसको कर सकते हैं या 10 से 12 रेपिटेशन और 2 से 3 सेट्स के अंदर आप इसको दोहरा सकते हैं। अब हम प्लैंक करेंगे। प्लैंक थोड़ा सा जरूरी है, आई नो हमें लगेगा कि ये काम आसान है लेकिन हमें ये करना होगा। प्लैंक में गए, एल्बो पर आ गए, यहां अपने कोर को स्क्वीज करके रखना है। बैक में किसी किस्म का हंच नहीं होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए। प्लैंक में रहने के बाद 30 सेकंड से 1 मिनट तक जैसे ही आप इसके अंदर रहे, आपको लग रहा है कि बहुत हो गया है, 2 से 3 दफा आप इसको दोहराना होगा आपको इसको, और उसमें आप जाएंगे अब ब्रिज पोज में। ब्रिज पोज आपको बहुत हेल्प कर सकता है जब आप चाह रहे लेजी डेज है तो कोई ऐसी एक्सरसाइज हो जो फौरन से मेरी बॉडी को टोन करना शुरू कर दे और वेट भी रिड्यूस हो, अगर आप इसको प्रॉपर वे में करते हैं तो। ब्रिज पोज ऐसे होता है कि आप फ्लोर पर इस तरह से आए, आपने अपनी लेग्स को किया वाइड, यहां पीछे चले गए, रिलैक्स रहे। अब लोअर बॉडी जो होगी उसको आपको उठाना होगा, वो किस तरह से, यहां इनहेल एंड एक्सहेल, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। कुछ देर का पॉज आप ऊपर जाकर देंगे एंड एक्सहेल। ये ब्रिज पोज हम जेंटल वर्कआउट में क्यों शामिल कर रहे हैं, ये सवाल है। इसीलिए कि जब आप ब्रिज पोज करते हैं या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपकी लोअर बॉडी या लेग्स इन्वॉल्व होती हैं, तो ये आपकी बॉडी का बिगेस्ट मसल होता है। इससे आपका वेट रिड्यूस भी होता है और आपकी फुल बॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो ये चीज आपको इसीलिए उसमें हेल्प करेगी। जब भी हम जेंटल वर्कआउट की बात कर रहे होते हैं तो सबसे आसान क्या होता है, वो होती है साइड स्ट्रेच, बैठे बैठे, वो होगी ये, इनहेल and exhale, inhale and exhale। दूसरा एक चीज बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, हमने आर्म सर्कल्स किए थे। अब मैं मजाक से अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको मजाक से कहती हूँ शीशा साफ करना है इसको, यानी कि आपने अपने हाथों को बिल्कुल बैट स्टाइल में ले गए और यहां पर आपने इसको मूव किया। या अगर ये एक्सरसाइज आपको थोड़ी सी टफ लग रही है या आप इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप इसको सी सर्कल में करेंगे। ये सी सर्कल में चले गए और 30 सेकंड तक आपने इस चीज को दोहराया और रिलैक्स, अपनी ब्रीदिंग को उस पर गौर करते रहे क्योंकि ब्रीदिंग का पैटर्न आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपको रिलैक्स रखने के लिए। याद रहे कि कभी कभी इंसान ऐसा होता है कि दिल कर रहा होता है चलो वर्कआउट स्किप ना करूं लेकिन रिलैक्स रहना चाहता हूं, तो उस दिन आप ये वर्कआउट कर सकते हैं और आपको वो हेल्प भी करेगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। ये असल में एक ही पॉइंट होता है आपका कि किस तरह आपका वेट रिड्यूस हो सकता है या लाइफ में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, आपको कंसिस्टेंट उसमें रहना चाहिए। आई होप कि आपको ये लेजी वर्कआउट या जेंटल वर्कआउट बहुत पसंद आया होगा और आपकी ये हेल्प भी करेगा। इस हवाले से आप हमें अपने फीडबैक से आगाह भी कर सकते हैं और मेरी तरफ से फिटनेस की इस जर्नी में आप सबको बेस्ट ऑफ लक गाइस। ठीक है जी, सुलाफा नकवी हमारे साथ मौजूद थी। सुलाफा बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब यहाँ वक्त खत्म हो जाता है और आपने अपना बेहद सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।